पेन उनका है सर्वर सही। चलो, हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। टीचर्स अकेडमी परिवार पर आप सभी का स्वागत। मैं अरुण जय मिश्रा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि टेट जो एक महासंग्राम के रूप में देखा जा रहा है कि बहुत दिनों बाद टेट की जो नोटिफिकेशन आने वाली है, जो अनिवार्य रूप से आपके टीजीटी पीजीटी यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि ये नौकरी बचाओ का एक अभियान चल रहा है। तो उसी टेट का आज पहला प्रैक्टिस सेशन सीडीपी का लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो एक बार जबरदस्त तरीके से सेशन के साथ सभी लोग जुड़ जाएं और शुरुआत करते हैं सीडीपी के इस प्रैक्टिस सेशन की। तो देखेंगे कि पहले हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जितने भी प्रश्न है सीडीपी के पूछे गए हैं उस प्रश्नों को लेकर चलेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके टेट में, और फिर हम लोग उसमें जो बेहतर जो आगामी एग्जाम में आने वाले संभवतः प्रश्न होंगे, क्वेश्चन, उसको लेकर हम लोग चलेंगे। तो चले शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन देखेंगे कि मापन एवं मूल्यांकन से जो प्रश्न बनाए जाते हैं वहां से सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और मानक। तो मापक के लिए ध्यान देंगे कि कोई भी मापक अगर आप तैयार करते हैं तो उस मापक का जहां आप प्रयोग करते हैं वो प्रयोग वैध हो। जैसे कोई विज्ञान किसी चीज का प्रयोग करेगा तो पहले वो अपनी वैधता को देखेगा। तो आप कहेंगे कि इसमें विश्वसनीयता नहीं होगी, वस्तुनिष्ठता नहीं होगी, मानक नहीं होगी, ये वैधता होगी। और वैधता क्या होता है बेटा, किसी गुण या गुणों को लेकर एक साथ चलता है, उसे देखता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चे क्लियर है? ममता अग्री जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। संजय कुमार जी गुड मॉर्निंग। चलिए, टेट में हम लोग अब जबरदस्त तरीके से लगते हैं और टेट की तैयारी इतना सुदृढ़ करते हैं क्योंकि 2026 सभी के लिए बेहतर हो, सफल हो, इसलिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है बच्चे। चलें, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, थर्स्टन तथा लिंकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं। थर्स्टन तथा लिंकर्ट निम्न में से किससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे तो ध्यान देंगे, ऑप्शन फर्स्ट है बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य और व्यक्तित्व। थर्स्टन तथा लिंकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं। तो ध्यान देंगे कि थर्स्टन तथा लिंकर्ट जो एक मापन अपने आधार पर, अपने मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किए, वो मापन था बेटा किसका, अभिवृत्ति का। उन्होंने 1927 में एक मापन निर्धारण किया, थर्स्टन एवं लिंकर्ट ने, जिन्होंने 1927 में अभिवृत्ति की जांच के लिए मापन से जुड़े और 1932 में भी इन्होंने अभिवृत्ति के मापन में उन्होंने सुधार किया। तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, कि थर्स्टन एवं लिंकर्ट ने अभिवृत्ति के मापन का एक संबंध विस्तार किया। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। तो ध्यान देंगे, वो बालक जो सर्वाधिक उत्सुक होते हैं, वो उत्सुक होते हैं क्या बेटा, नवीन जानकारी को ग्रहण करने के लिए। और नवीन जानकारी का ग्रहण कौन करेगा बेटा, सृजनात्मक बालक करेगा। इसलिए कहेंगे उत्सुकता का जो परीक्षण है वह परीक्षण सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है। सृजनात्मकता में बेटे 5 प्रकार दिए गए, उस 5 प्रकार में क्या है बेटा, उत्सुकता भी 5वें नंबर पे आता है। जैसे आप कहते हैं स्वतंत्र निर्णय लेने का, जटिल प्रक्रियाओं में बालकों को शामिल होने का, ये सब क्या है बेटे, ये है
उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मकता से जुड़ा होता है, क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है, जो बालक नए नए विचारों का सृजन करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन कहेंगे बेटे ऑप्शन आएगी क्या? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता? तो ध्यान देंगे कि सृजनात्मकता से संबंधित क्या होगा बेटा? मौलिकता भी सृजनात्मकता से संबंधित है, प्रवाह भी सृजनात्मकता से संबंधित है, उपयोगिता भी सृजनात्मकता से संबंधित है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा मितव्ययिता इज द राइट आंसर। ये मितव्ययिता जो है ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं होता है। बाकी आप कहेंगे मौलिकता, मतलब बालक जब नए नए विचारों का सृजन करता है, नए नए शब्दों का सृजन करता है, तो कहेंगे मौलिकता या वैधता उसमें होता है। धारा प्रवाह वो एक तरीके से अपने विचारों को लेकर चलता है, और जो वो सीखता है उसकी उपयोगिता वो क्या करता है बेटा? अपना बढ़ाता जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी लोग फटाफट कमेंट करें भाई। ये प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों को लेकर चला जा रहा है। ममता गिरी जी 3 का ए, ममता गिरी जी 4 का सी। वेरी गुड बच्चे। चले क्वेश्चन नंबर 5 है, गैने निम्न में से किससे संबंधित है? गैने निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है अधिगम का श्रेणी क्रम से, अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम का मूल्यांकन से और अधिगम का प्रबंधन से। एम गैने ने एक अधिगम के क्षेत्र में उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया या मूल्यांकन का या प्रबंधन का? तो ध्यान देंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एम गैने ने अधिगम का श्रेणी क्रम का निर्माण किया और ये बेटा संबंधित किससे है? कहेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर क्या होगा मेरे बच्चे? तो कहेंगे कि अधिगम का श्रेणी क्रम का जो निर्माण किया वो एम गैने ने किया बेटे। तो एम गैने किससे संबंधित है? अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राकेश चौबे जी 5 का ए, वेरी गुड। जबरदस्त तरीके से सेशन के साथ जुड़े रहे। चलें क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए कहता है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, और ऑप्शन डी कहता है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षा संबंधित है। तो ध्यान देंगे कि बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे कि बेटा आईक्यू लेवल क्या होता है? तो कहते हैं MA बटा CA इंटू 100। ये क्या है बेटा? टर्मन ने आपका बुद्धि लब्धि का जो ये संपूर्ण सूत्र है 1916 में इसका प्रतिपादन हुआ। कालानुक्रमिक जो आयु होता है बेटा ये वास्तविक आयु को लेकर चला जाता है। तो जब वास्तविक आयु कालानुक्रमिक आयु का होता है तो आप सीधे कहेंगे कि कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी रूप में यह संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। अगर आप इसे तोड़ना चाहें तो आप कहेंगे बुद्धि लब्धि जो जुड़ी होती है, आईक्यू जो जुड़ा होता है बेटा वो संबंधित होता है किससे? तो आप कहेंगे कालानुक्रमिक आयु से। तो ये व्युत्क्रमानुपाती रूप में जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। कितने बच्चों का क्वेश्चन 6 सही है? एक बार सभी लोग कमेंट करें। राकेश चौबे जी 6 का सी। स्टर्न MA बटे CA।
जी बच्चे ध्यान देंगे कि ये बुद्धि लब्धि का जो सूत्र आया ये 1905 से ही प्रारंभ हुआ था। अगर आप बुद्धि लब्धि आप देखेंगे, आगे मैं टॉपिक लेकर चलूंगा। 1905 में मानसिक आयु की जांच हुई, फिर आप कहते हैं 1911 के बाद जब बीने का काल जाता है तो टर्न करते हैं एमए बटे सीए, और टर्मन आ जाते हैं तो क्या करते हैं बेटे, टर्मन के आने के बाद IQ बराबर एमए बटा सीए इंटू 100 हो जाता है, और ये बुद्धि लब्धि का संपूर्ण सूत्र माना जाता है बच्चे। चलें, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। ये एक बार टेट का बहुत ही कहेंगे कि विवादित प्रश्न रहा। अचानक एक प्रश्न पूछा गया, और जब प्रश्न पूछा गया तो अक्सर बच्चों ने गलत किया था। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। सृजनात्मकता का, अभिरुचि का, व्यक्तित्व का, या दबाव का। चले फटाफट कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा। चलें, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान देंगे 16 पीएफ का मतलब होता है मेरे बच्चे 16 व्यक्तित्व कारक। 16 व्यक्तित्व कारक का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाएगा। और 16 सिलगुणों का जांच करने के लिए कैटेल के द्वारा 16 पीएफ का निर्माण किया गया था। कैटेल महोदय के द्वारा 16 पीएफ का निर्माण किया गया, जिसमें 16 सिलगुण शामिल थे। ये 16 सिलगुण की जांच करने के लिए व्यक्तित्व में इस मपनी का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। चले, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। ऑप्शन ए है कैटेल, गिलफोर्ड, थर्स्टन या स्पीयरमैन। चलें, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट करें। तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। तो ध्यान देंगे कि बुद्धि का यह एक प्रकार का सिद्धांत है, जो बुद्धि के सिद्धांत में कैटेल के द्वारा तरल एवं ठोस बुद्धि की चर्चा की गई थी। तो कहेंगे बुद्धि का जो तरल मोज़ेक मॉडल है, यह मॉडल किसके द्वारा दिया गया बेटा, कैटेल के द्वारा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है। कैलाश अलारिया जी कैटेल ने, वेरी गुड। राकेश चौबे जी 8 का ए, वेरी गुड। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। ऑप्शन ए है खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है। तो कहेंगे बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास है, यह संज्ञानात्मक विकास का उत्तम स्थान क्या होगा बेटा। तो आप कहेंगे विद्यालय एवं कक्षा, उसके कक्षा का जो वातावरण है, ये क्या होगा, उस बालक के संज्ञानात्मक विकास का उत्तम स्थान के रूप में देखा जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। चलें, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन का जो स्रोत है वो कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा। तो ध्यान देंगे कि किसी भी व्यक्ति बालक में मोटिवेशन का जो स्रोत होता है, अभिप्रेरणा का जो स्रोत होता है, वो स्रोत उत्पन्न कौन करता है बेटा,
इच्छा नहीं करता, उसका प्रेरक नहीं करता, चालक नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति या उस बालक की जो आवश्यकता है वह अभिप्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है। कोई किसी भी व्यक्ति को अगर आवश्यकता होगी तो वह बालक क्या होगा बेटा, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अभिप्रेरित होगा, क्योंकि वह उसे चाहिए। भाई मुझे अगर जो चाहिए, मुझे जो आवश्यकता है, मैं अपनी आवश्यकता को लेकर अभिप्रेरित हूं, मोटिवेटिव हूं कि मैं उस विषय वस्तु को या उस लक्ष्य की प्राप्ति मेरा लक्ष्य है या यह मेरा अभिप्रेरणा या मोटिवेशन है। तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चे क्लियर है? चले क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्यवहार में होने वाले अस्थाई परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। ध्यान देंगे, व्यवहार में होने वाले अस्थाई परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। चले क्वेश्चन नंबर 11 एक बार फटाफट कमेंट करें सभी लोग। राकेश चौबे जी 11 का ए, कैलाश जी ए, सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा। यह बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ध्यान देंगे कि अभ्यास प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा जो अस्थाई परिवर्तन आता है, यह अस्थाई परिवर्तन क्या कहलाता है मेरे बच्चे? तो यह अस्थाई परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और अधिगम क्या है? अधिगम है बेटा सीखना। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अधिगम का जब आप टॉपिक पूरी बृहत रूप से पढ़ेंगे तो देखेंगे अधिगम किसी अन्य कारण के रूप में दिखाई नहीं देता। अधिगम का मानना है कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम का रूप हो सकता है, लेकिन व्यवहार में जो परिवर्तन हो वो सिर्फ 3 की वजह से हो, या अभ्यास के द्वारा हो, प्रशिक्षण के द्वारा हो, या अनुभव के द्वारा हो। ये अधिगम हो सकता है। अगर आप ये कहेंगे कि अभी तो होली बीता है भाई, किसी व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन अधिकांशतः आप देखते हैं किसी अन्य कारणों से भी हो सकता है, लेकिन वह अधिगम का रूप नहीं माना जाता। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है पहचान, धारण, पुनः धारण या अनुभूति। चलें क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा एक बार सभी लोग कमेंट करें। स्मृति से संबंधित नहीं है तो कहेंगे पहचान करना। पहचान करना क्या है बच्चे? यह स्मृति से संबंधित है। धारण करना, ग्रहण करना है क्या है बेटा? स्मृति से संबंधित है। पुनः धारण करना या पुनः पुनरावृत्ति करना या उसे दोहराना, ये क्या है बेटा? स्मृति से संबंधित है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि स्मृति से संबंधित नहीं है, तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बच्चे अनुभूति जो है यह स्मृति से संबंधित नहीं होता। बाकी ये 3 ऑप्शन जो हैं ये स्मृति से संबंधित सकारात्मक रूप में होते हैं। चले राकेश चौबे जी 12 का डी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अब्राहम मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अब्राहम मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन ए है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या अंतोद का सिद्धांत। चले क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होगा सभी लोग कमेंट करें। तो ध्यान देंगे अब्राहम मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, तो बेटा अभिप्रेरणा, अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि अभिप्रेरणा का मुख्य कारक क्या हो सकता है। तो आप कहते हैं अभिप्रेरणा का मुख्य कारक होता है क्या बेटा? आवश्यकता होता है।
तो आवश्यकता अगर अभिप्रेरणा का मुख्य कारक है तो अब्राहम मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया वो आवश्यकता का सिद्धांत हो सकता है। तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलें, अब बेटा आवश्यकता कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक। ये क्या है? हर एक व्यक्ति की एक आवश्यकता है। पहले बालक क्या करता है या व्यक्ति क्या करता है? पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, फिर वो समाज से कहता है कि भाई मुझे भी सुरक्षा चाहिए, और जब उसे सुरक्षा मिलता है तो समाज में रहने और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और वो डिमांड करता है अपने समाज से क्या, कि मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए जैसे फलाने को सम्मान मिल रहा है। तो ये सारी आवश्यकताएं क्या है बेटा? अब्राहम मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। चले, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन ए है सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलें, सभी शिक्षक महोदय एक बार सभी लोग कमेंट करें। जो भविष्य के जो शिक्षक जुड़े हुए हैं सेशन के साथ, एक बार जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का कमेंट करें। तो कहेंगे कि प्रधानाध्यापक हो या वरिष्ठ शिक्षक हो, विद्यालय की जो नेतृत्व शैली होनी चाहिए उस पे किसी भी प्रकार का सत्ता का नियंत्रण या सत्ताधारी नेतृत्व नहीं होनी चाहिए, बल्कि होनी क्या चाहिए बेटा? प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राकेश चौबे जी 14 का बी, कैलाश जी बी, वेरी गुड। जबरदस्त तरीके से आप लोग डेट में इस बार सीडीपी को एकदम तोड़ के रख देंगे, जैसा कमेंट बच्चों का सेशन में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चले, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह किसने कहा भाई? सैफर ने, हैडफील्ड ने, ड्रेवर ने और लैडल ने। चलें, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, यह कथन किसका है मेरे बच्चे? यह कथन है ड्रेवर महोदय का। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैलाश जी वेरी गुड, राकेश चौबे जी वेरी गुड। देखिए ध्यान देंगे कि टेट के जो 30 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं सीडीपी के, उसमें आपको कोटेशन 1-2 नंबर को फिक्स रखता है बेटे। कोटेशन आना ही आना है, ये कोटेशन आपको देगा ही देगा। तो ध्यान देंगे, जितने कोटेशन आपके इंपॉर्टेंट है कुछ तो प्रैक्टिस सेशन में चलेंगे और कुछ आप लोग अपने मुख्य बिंदु से निकालेंगे, टॉपिक से निकालते रहेंगे। इसलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है लड़ाई वाले खेल में, बौद्धिक खेल में, प्रायोगिक खेल में और गतिमान खेल में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा? चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है लड़ाई वाले खेल में, बौद्धिक खेल में, प्रायोगिक खेल में और गतिमान खेल में। तो चेस और कार्ड को जब आप लोग खेलना शुरू करते हैं या उसे बांटना शुरू करते हैं तो वह किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई का खेल नहीं है, यह प्रायोगिक खेल नहीं, गतिमान खेल नहीं हो सकता। यह आपके दिमाग का खेल है, ये आपका बौद्धिक का खेल है। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। जब आप लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं या ताश जैसे कार्ड खेलते हैं तो आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं। यह बौद्धिक खेल है। आप कितने चतुर चालाक हैं, अपने आप को कितना वहां पे शार्प कर रहे हैं, तो यह बौद्धिक को दर्शाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है? चलें, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञापरक, क्रियापरक या संवेगात्मक, और ये सभी। चलें, क्वेश्चन नंबर 17, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, किससे जुड़ा हुआ होगा? संज्ञान परक से जुड़ा होगा, क्रियापरक से जुड़ा होगा, संवेगात्मक रूप से जुड़ा होगा, या इन सभी से जुड़ा होगा? तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर होगा, अभिवृत्ति का जो संप्रत्यय है वो इन सभी बिंदुओं से जुड़ा होता है। वह संज्ञान परक भी होता है, क्रिया परक और संवेगात्मक रूप से ये एक संप्रत्यय अभिवृत्ति के साथ जुड़ा है। कहेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। राकेश चौबे जी 17 का डी, वेरी गुड। क्वेश्चन सेशन में जो डाले गए हैं बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों को लेकर चला जा रहा है। आप लोग फटाफट कमेंट करते रहे। क्वेश्चन नंबर 18 है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन योग्यता की है, या तो ऑप्शन ए या बी, या कहेंगे या ए और बी दोनों। चले एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लूं, या तो ए या तो बी। चले क्वेश्चन नंबर 18, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है बेटा? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ये है या तो बी है, या कहेंगे ऑप्शन डी ए और बी दोनों है। चलिए फटाफट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि है वो बुद्धि क्या है बेटा? सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन होगा ए एवं बी दोनों ऑप्शन सही होंगे जो बुद्धि से जुड़े हुए होते हैं। चले, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का रिक्त स्थान से है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का रिक्त स्थान से है। ऑप्शन ए कहता है तर्क, चिंतन, बोध, विवेक। चलिए, जो अधिगम का रिक्त स्थान से है, अधिगम का संबंध इन चार ऑप्शनों में किससे हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करें। तो ध्यान देंगे कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का संबंध किससे है बेटा? तर्क से नहीं है, चिंतन से, विवेक से, बल्कि किससे संबंध है बेटे? तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अधिगम का संबंध किससे है? बोध से है, कि बालकों में अधिगम की समझ कितनी विकसित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। थांडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थांडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए कहता है शारीरिक गठन एवं सकल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। चले क्वेश्चन नंबर 20, थांडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ध्यान देंगे, थांडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वह मुख्य आधार क्या है बेटा? वह मुख्य आधार जुड़ा है चिंतन एवं कल्पना। थांडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चिंतन और कल्पना थांडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। ये चिंतन और कल्पना से संबंधित है। चलें, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? ऑप्शन ए कहता है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, या कहेंगे प्रतिच्छादित अवरोध। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? इन चार ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का आप चयन करें। भूलने का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध से, प्रतिकारी अवरोध से, या प्रतिबोधित अवरोध से, या प्रतिच्छादित अवरोध से। चलें, क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे कि जो भूलने का सिद्धांत है, या भूलने का सिद्धांत किससे संबंधित होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर है बेटे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि प्रतिपकारी अवरोध जो होते हैं वो भूलने के सिद्धांत होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसी एक ऑप्शन के। भाई ऑप्शन ये है भग्नाशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। चले, क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा? मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसी एक को छोड़कर। भाई तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाता है लेकिन किसी एक को छोड़कर? तो मानसिक विकार के जो लक्षण है वो भग्नाशा में भी दर्शाता है, तनाव में भी दर्शाता है, लेकिन संबंध को छोड़कर इन सभी में क्या है बेटे? मानसिक विकार के लक्षण देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। संबंध जो है वो मानसिक विकार के लक्षण नहीं हो सकते, बाकी तनाव जो है ये मानसिक विकार के लक्षण हो सकते हैं, भग्नाशा हो सकते हैं, चिंतन हो सकते हैं, ये सभी मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन संबंध जो होता है ये मानसिक रूप से नहीं जुड़ा हुआ होता। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। यहां तक किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत अगर हो, उन प्रश्नों को आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें और उन कमेंट बॉक्स में टाइप करने के बाद क्वेश्चन का नंबर डालें, उसे आपको फिर से डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चले, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ध्यान देंगे, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ऑप्शन ए कहता है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो बाल विकास जब देखते हैं उसमें एक आपका चैप्टर है बेटा, क्या कहते हैं उसे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके टेट में बनाए जाते हैं। तो टेट में जो प्रश्न यहां से आते हैं वो आपके आते हैं बेटा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक अत्यधिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो वही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बालकों के विकास का कौन सा ऐसा काल है जो अत्यधिक दबाव और तनाव महसूस करता है। इनमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है बेटा, वो सही उत्तर क्या है? आप कहेंगे किशोरावस्था इज द राइट आंसर। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने दबाव तनाव की तूफान की अवस्था के रूप में उन्होंने संज्ञा दी। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही है उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो दबाव तनाव और तूफान की अवस्था के रूप में जाना जाता है। ये एक तरीके से आप कहेंगे
कि यह बालक का विकास का एक ऐसा चरण है जहां पर बालक अपना सामाजिकता भी मेंटेन करता है, ग्रुप का भी विकास करता है, अपने दोस्तों को साथ रहना चाहता है, क्योंकि जानते हैं बेटे कि ये अगर किसी एक मित्र पे आंच आ जाए तो ये ऐसी अवस्था है कि अपने मित्र के लिए बिना सोचे समझे खड़े हो जाते हैं। ऐसे बच्चे आपको कई नुक्कड़ चौराहों पर मिलेंगे। खासकर आप देखेंगे कि जब वो विद्यालय से छूटेंगे तो 10-15 के एकदम ग्रुप में चलना शुरू करेंगे। ये एक तरीके से ये मधुमक्खियों का ग्रुप होता है, आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते। ये किशोरावस्था की आयु काल के रूप में चलता है। चले क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रिक्त स्थान पर प्रयोग करके किया था। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? यह प्रयोग आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है खरगोश पर, चूहे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर। चलें क्वेश्चन नंबर 24। तो ध्यान देंगे, इवान पी पावलोव के रूप में जब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं बेटे पावलोव क्या है? पावलोव एक रूसी पशु चिकित्सक थे। रूसी पशु चिकित्सक थे। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह नोबेल पुरस्कार किसमें दिया गया था बेटा? पाचन क्रिया के दैहिकी के क्षेत्र में दिया गया था। दैहिकी के क्षेत्र में दिया गया था। ये अनुबंधन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अनुबंधन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया बेटा? कुत्ते पर किया था। कुत्ते की लार ग्रंथियों पर किया था। कुत्ते को क्या किए थे बेटे? भोजन से हटाकर घंटी की आवाज के साथ जुड़ने के कार्य किए थे। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चे ये सभी जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके प्रश्न प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान देंगे कि हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसके 2 पॉइंट आगे भी समझेंगे, 2 पॉइंट पीछे को भी समझेंगे कि प्रश्न कहां से बनते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, सीखने के वक्र। सीखने के वक्र जो अधिगम के वक्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ऑप्शन बी कहता है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं। ऑप्शन सी कहता है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। ऑप्शन डी कहता है सीखने के रचनात्मक सूचक हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान देंगे, अधिगम का वक्र किससे संबंधित होता है? अधिगम के वक्र के रूप में आप क्या समझ रहे हैं भाई? अधिगम का वक्र क्या है? यहां से प्रश्न आपको पूछा जाता है अधिगम के वक्र एवं उसके पठार। तो ध्यान देंगे कि अधिगम का जो वक्र होता है, जैसे कहते हैं सरल रेखीय वक्र, नतोदर, उन्नतोदर, शून्य जो आप कहते हैं, तो आप ये कहते क्या बेटा? सीखने का जो वक्र है यह वक्र आपके सीखने की प्रगति को प्रदर्शित करता है कि वह बालक कम समय में मात्रा अधिक अर्जित कर रहा है या समय ज्यादा ले रहा है, मात्रा को कम अर्जित कर रहा है। तो जैसे उस बालक के सीखने की प्रगति होगी, उस बालक का वक्र 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चे क्लियर है? चले हम लोग देखते हैं, कुछ टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे गो लाइव दिखा रहा है। चलें बंद हो जा रहा है फिर शुरू हो रहा है। देखिए सर, गो लाइव आ रहा है फिर बंद हो रहा है फिर शुरू हो रहा है। अभी बंद हो रहा था, वहां गो लाइव आ गया था पूरा यहाँ पे। चलिए देखते रहिएगा थोड़ा सा। ठीक ठीक चलिए ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? चले एक बार सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 26, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए है विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का,
व्यक्तिक विभिन्नता का विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करें। कक्ष में पढ़ाते समय शिक्षकों को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए भाई? विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तिगत विभिन्नता का, या आप कहेंगे विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का? एक बार सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कक्षा शिक्षण का। एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए तो कहेंगे कि जब अध्यापन का समय कक्ष में होता है तो शिक्षकों को सर्वाधिक अगर ध्यान देना चाहिए तो ध्यान कहां देंगे बेटे? व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देंगे, और वह व्यक्तिगत विभिन्नता को कम करके अपने शिक्षण को बेहतर रूप से संचालित कर सकता है। क्योंकि कक्ष में बालक विभिन्न पृष्ठभूमियों से प्रवेश करते हैं और विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने के कारण उन बालकों में विभिन्नता सर्वाधिक पाई जाती है। तो कक्ष की जितनी व्यक्तिगत विभिन्नता कम होगी, कक्ष में शिक्षण उतने ही बेहतर होंगे। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि कक्ष में व्यक्तिगत विभिन्नता को जितना कम कर पाए उतनी कक्ष को बेहतर रूप से आप चला सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, कि यह व्यक्तिगत विभिन्नता से जुड़ा होता है और व्यक्तिगत विभिन्नता को कम करके कक्ष को संचालन करना चाहिए। तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलें, क्वेश्चन नंबर 27 करता है कोल्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें रिक्त स्थान के रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, या संगति कहते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 27, कोल्ट लेविन के अनुसार समूह में परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहा जाता है, रचनात्मकता कहा जाता है, गतिशीलता कहते हैं, या संगति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो ध्यान देंगे कि जो समूह में परिवर्तन होते हैं कोल्ट लेविन के अनुसार उसे कहा जाता है क्या बेटा? गतिशीलता के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि जो समूह में परिवर्तन देखने को मिलता है, समूह में आपको परिवर्तन दिखाई पड़े तो समूह में जब जब परिवर्तन होगा तो बालकों में क्या होगा बेटा? गतिशीलता के रूप में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानसिक स्वास्थ्य और रिक्त स्थान में घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक स्वास्थ्य और रिक्त स्थान में घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन ए अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने और समायोजन। चले, क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान देंगे कि मानसिक स्वास्थ्य और रिक्त स्थान में घनिष्ठ संबंध है। तो मानसिक स्वास्थ्य और आप कहेंगे समायोजन में घनिष्ठ संबंध के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर है वो कहेंगे क्या बेटे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, समायोजन इज द राइट आंसर बच्चे। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बालक तभी हो सकता है, व्यक्ति तभी हो सकता है जो अपने आस पड़ोस और वातावरण में अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट को लेकर चल रहा है। अगर कोई बालक अपने प्रकृति, अपने आस पड़ोस, अपने समाज में, अपने वातावरण में समायोजन स्थापित नहीं कर रहा है तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आप कहेंगे वो दबाव, तनाव के रूप में वो अपनी परिस्थितियों के साथ चल रहा है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? चलें, तो ध्यान देंगे ऑप्शन ए है संरचनावाद,
क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद। चलिए सेकंड लास्ट आज का ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो बेटा अधिगमकर्ता को सर्वाधिक अगर कोई स्वतंत्रता देता है तो वह स्वतंत्रता सृजनशीलतावाद है। यह बालकों को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए, अपने विचारों के विकास के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, कि सृजनशीलतावाद अधिगमकर्ता को सर्वाधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है प्रयोग के लिए, नवीन विचारों के धारण के लिए, नवीन विचारों के सृजन के लिए। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। आज का लास्ट प्रश्न है ये, एक बार दमदार तरीके से आप लोग कमेंट करें। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए कहता है मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करें तो देखेंगे कि स्मरण करने की कौन सी विधि बेहतर है, तो कहेंगे मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ये दोनों क्या है बेटा स्मरण करने की विधि है। तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए एवं बी दोनों ऐसे विधि हैं जो स्मरण से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करें कि आज के यह पहले प्रैक्टिस सेशन का जो प्रश्नों की श्रृंखला थी, बेहतर तरीके से आपने कितने प्रश्नों को सही किया और कैसा प्रश्न था, और सेशन आज का पहला सेशन आपको कैसा लगा, एक बार सभी लोग कमेंट करें। और मिलेंगे कल इसी निर्धारित समय पर बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।